नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एस्टैट का एग्ज़ाम है, सी टैट, यूपी टैट, आर टैट या कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि आज की जो वीडियो में हम जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। इसलिए सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर @रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट जगह क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय है? तो कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक। और यहाँ पर जो है आपको भी सोचने का जो यहाँ पर अवसर दिया जाएगा, कि जिससे आपको भी पता लग जाए कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या मानक। और इसमें जो सी आंसर जो माना गया है, तो ऑप्शन 1 जो ऐसे माना गया है विश्वसनीयता को। विश्वसनीयता जो होती है किसी मापक उपकरण का सबसे अधिक वांछनीय गुण माना गया है, और जिस उपकरण का वास्तविक प्रसरण का अनुपात संयोग प्रसरण के अनुपात में जितना अधिक होगा उसकी विश्वसनीयता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर विश्वसनीयता जो है विश्वास इसे माना गया है। हेलो क्वेश्चन है यहाँ पर, थ्रस्टन और लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व से। तो थ्रस्टन और लिंकर्ट का संबंध, इनका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2 अभिवृत्ति से। तो अभिवृत्ति मापन जो है इससे थ्रस्टन और लिंकर्ट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि का। तो उत्सुकता परीक्षण का जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 1 में सृजनात्मकता से। सृजनात्मक योग्यता परीक्षण में उत्सुकता परीक्षण का एक प्रमुख घटक मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो सृजनात्मकता से एक संबंधित नहीं है, और वो कौन सा है? तो ये है इनमें से ऑप्शन 3 मितव्ययिता। तो सृजनात्मकता जो है ये मुख्य नवीन रचना या उत्पादन में होती है, और इसमें मौलिकता, उपयोगिता और प्रभाव का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, गैगनी एक मनोवैज्ञानिक है, निम्न में से इनका संबंध किससे है? अधिगम का श्रेणीक्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम के प्रबंधन से। तो गैगनी जो मनोवैज्ञानिक है इनका जो संबंध माना गया है ये अधिगम का जो श्रेणीक्रम है इससे माना गया है। और इनकी पुस्तक का नाम आपने याद रखना है। तो गैगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, और जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता है, और इस श्रृंखलाबद्ध में सबसे ऊपर समस्या समाधान और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। तो ये गैगनी जो है इनका है अधिगम का श्रेणीक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, बुद्धिलब्धि से। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। और इसमें जो रहेगा तो ये है ऑप्शन 3 हमारा
काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 16P का प्रयोग किसके मापने हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या भाव को मापने के लिए। और इसका जो प्रयोग होता है ये व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस परीक्षण का जो निर्माण है वो कैटल के द्वारा किया गया था, जो मनोवैज्ञानिक है कैटल, उनके द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। 16P जो यहाँ पर मापन है इसका जो प्रयोग है ये किया था। इस परीक्षण का जो निर्माण है ये कैटल जो है उनके द्वारा किया गया था। और यह जो परीक्षण है इसके अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 जो सीएल गुण हैं उनको मापा जाता है। तो 17 वर्ष आयु भी आपने याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आयु आ जाती है। तो 17 वर्ष से अधिक आयु के 16 सीएल गुणों को इसमें मापा जाता है। तो ये व्यक्ति जो है इससे संबंधित है और कैटल का है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल ये किन के द्वारा दिया गया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या स्पीरमैन के द्वारा। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा, कैटल के द्वारा। तो ये जो तरल मोजेक ये भी आपने याद रखना है, ये भी इन्हीं का ही है, तरल मोजेक मॉडल। तो ये भी कैटल से संबंधित है। कैटल और हॉर्न, कैटल और हॉर्न इनके द्वारा दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचने और तर्क करने की जन्मजात शक्ति होती है। तो बुद्धि के तरल मोजेक मॉडल का संबंध कैटल और हॉर्न से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय, कक्षा का वातावरण। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उत्तम जो स्थान है यहाँ पर इनमें कौन सा माना गया है? और संज्ञानात्मक जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विकास माना गया है ये विद्यालय में और कक्षा का जो वातावरण है उसमें माना गया है, जहाँ उसे संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनः लाभ करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ये बच्चे का इन्हीं 2 जगह पर पड़ता है। ये तो विद्यालय में रहता है, कक्षा का वातावरण, घर और आस पड़ोस का वातावरण। तो इन सभी का जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। और इनमें से जो अभिप्रेरणा का स्रोत जो है ये ऑप्शन 1 वाला है, आवश्यकता। तो अभिप्रेरणा जो है ये किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। क्या है? अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होगी और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए आवश्यकता अभिप्रेरणा का सबसे प्रमुख स्रोत है और इसमें चालक, प्रेरक, प्रोत्साहन की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं इन्हें कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होंगे इन्हें क्या कहा जाएगा? सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। और इन्हें कहा जाएगा सीखना। तो व्यवहार में होने वाले वह स्थायी परिवर्तन जो किए गए निरंतर अभ्यास का परिणाम होते हैं सीखना कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति। तो यहाँ पर स्मृति से एक संबंधित नहीं है और वो कौन सा है? तो स्मृति से संबंधित नहीं है और ये अनुभूति है। तो पहचान, धारण, पुनः स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से माना गया है, किंतु अनुभूति किसी विशेष अवस्था में होने वाली क्रिया है। अगला क्वेश्चन है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। और इसको इनमें से क्या कहा गया है? और इसे कहा गया है आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होती है? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी, ये इनमें से कोई सी भी नहीं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए और जो शैली यहाँ पर मानी गई है ये
प्रजातांत्रिक नेतृत्व की मानी गई है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर के अनुसार, हेडफील्ड के अनुसार, ड्रेवर या लैडेल के अनुसार। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना, उन्हें बनाए रखना, और ये रहेगा ऑप्शन 3 में। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, उसके संरक्षण के उपाय करना ड्रेवर के दी गई मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चेस और कार्ड, ये इनमें से किस में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो ये किस वर्ग में आते हैं? लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में या गतिमान खेल में? तो चेस और जो आप ताश जो खेलते हैं, चेस या कार्ड, तो ये इनको जो है बुद्धि के खेलों में गिना जाता है, तो बौद्धिक खेल इनको कहा गया है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति संप्रत्यय, संज्ञानपरक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक या ये सभी है? तो अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है ये ऑप्शन 4 रहेगा, ये सभी इनको माना गया है। अभिवृत्ति जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता है, जिसमें संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक संप्रत्यय पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एक और तो दोनों या इनमें से कोई सी नहीं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, और बुद्धि क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन 4, 1 और 2। सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बोरिंग ने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, किंतु इस परिभाषा से बुद्धि के स्वरूप के विषय में कुछ पता नहीं चल पाया। फिर बाद में बुद्धि को 3 भागों में बांटकर इसे परिभाषित किया गया कि बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रेरणा से, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का तर्क, चिंतन, बोध या विवेक से है, और यहाँ पर है ऑप्शन 3 बोध से। तो प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, ठीक वैसे संबंध अधिगम का बोध से होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार शारीरिक गठन और सकल सूरत है, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार, और यह है चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक जो एक जाने माने व्यवहारवादी थे और इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतियाचित अवरोध? तो भूलने का एक सिद्धांत है, और यह कौन सा है? तो यह है प्रतिपकारी अवरोध। तो प्रतिपकारी अवरोध भूलना क्या होता है? विस्मरण का एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु तथा उसके उदाहरण की जांच के बीच में किसी अन्य विषय वस्तु को सीखने पर मौलिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु की जानकारी में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। तो आपने याद रखना है भूलने का सिद्धांत, इसका संबंध प्रतिपकारी अवरोध से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सा मानसिक विकार के लक्षण को यहाँ पर दर्शाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर? तो मानसिक विकार के लक्षण को सभी दिखाते हैं सिवाय भग्नाशा, तनाव, संबंध या चिंता के, और एक नहीं है और ये वाला है संबंध। तो भग्नाशा, तनाव और चिंता ये मानसिक विकार को दिखाते हैं, संबंध इनसे अलग है। नेक्स्ट है विकास के काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तो कौन सा है? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोर, प्रौढ़, मध्य या वृद्धावस्था को? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का जो काल कहा गया है ये किशोर अवस्था जो है इसे कहा गया है। और 4 जो अवस्थाएं हैं, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़ावस्था या फिर युवावस्था। तो ये जो है यहाँ पर
किशोरावस्था जो है 12 से 18 जो है इसकी मानी गई है, और ये रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आईपी पावलोव जो है इन्होंने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि अनुबंधन, ये जो पावलोव है इनका कौन सा सिद्धांत है, अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और इसका प्रयोग किया गया था तो ये खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली पर किया गया था। तो पावलोव जो है इन्होंने एक कुत्ता जो है उसके ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते का जो मुँह है उस पर बीनकर एक परख नली लगाई थी और उसकी फिर जालार को मापा था। तो कुत्ता जो है उसके ऊपर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और अनुबंधन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है, मौलिकता के सूचक है, गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है या रचनात्मकता के सूचक है। तो सीखने के जो वक्र होते हैं ये है ऑप्शन 1 में प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु, विद्यार्थी की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो अध्यापन के समय एक अध्यापक को किसका ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए उनके व्यक्तित्व भिन्नता का, क्योंकि कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, कोई ज़्यादा तेज सीखने वाले होते हैं, कुछ धीमे सीखने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से उनके अनुसार जो काम कराना चाहिए। तो किसी शिक्षक की व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी उसके शिक्षण को उत्कृष्ट बनाती है, और इस जानकारी से वह विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कर्ट-लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा गया है। परस्परता, रचनात्मकता, गतिशीलता या संगति। तो कर्ट-लेविन जो है उनके अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं और उन्हें गतिशीलता कहा गया है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य और इनमें किस में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन। तो वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने की योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का घोतक है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध माना गया है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है यहाँ पर संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद। तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है संरचना, क्रिया, व्यवहार या सृजनशीलता, और यह है सृजनशीलता। अगर एग्जाम में इस प्रकार का शब्द हो तो वही जैसा आंसर लगभग 99% होता है, अगर आपको ये ना पता हो कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सृजनशीलतावाद जो यहाँ पर माना गया है, और सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को नए विचार या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से श्रवण करने की कौन सी विधि है। मिश्रित विचार साहचर्य विधि, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इनमें से श्रवण करने की विधि, और यह है ऑप्शन 3 वाली मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। तो दोनों जो है श्रवण करने की विधियाँ हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।